नमस्कार दोस्तों जब भी चर्चा चलती है कुछ अलौकिक प्रेम संबंधों की, उस वक्त प्राचीन जो गाथाओं पर आधारित हैं, लोक कथाओं पर आधारित हैं, हीर रांझा के किस्से और सोनी महिवाल के किस्से, ये तो अलग से एक लोक संस्कृति का हिस्सा हैं। लेकिन जब इस लोक की वास्तविक धरातल की बात करेंगे तो वहाँ साहिर और अमृता के जो संबंध थे वो एक प्रकार से बड़े ज्वलंत रूप में सामने आते हैं, अनूठे रूप में सामने आते हैं। मित्रों, मैं आपको एक रोचक प्रसंग आपसे बांट लेता हूं कि मुझे सौभाग्य ये भी मिला कि अमृता जी से भी मैं कुछ अंतरंग बातें भी कर सकूं। कुछ मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, हमेशा अब भी करता हूं बाकायदा। और उनकी एक एक नज़्म, एक एक कविता पंजाबी में जो लिखी गई थी वो मेरे लिए एक प्रकार से एक अमरत्व का सूत्र बनकर मेरे सामने आती है। और एक बार मुझे लाहौर जाने का अवसर मिला। अमृता जी तब जीवित थी, तो मैंने उनसे पूछा कि लाहौर जा रहा हूँ, वहाँ से कोई ख़ास चीज़ मंगवानी हो तो बताइए। तो उनका ये कहना था कि एक तो जहाँ मैं रहती थी भाई उसका एक चित्र भी ले आना उस स्थान का, और अगर वहाँ से कुछ दास्तान और भी मिल जाए तो वो भी बटोर लेना। लेकिन ज़िक्र मुझे उस मकान का अब भी मेरे जहन में बाकायदा छाया हुआ है। और उस वक्त उन्होंने जो उल्लेख बातचीत के मध्य किया वो अपनी नज़्म के बारे में, उनकी नज़्म जो बाद में भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग हर व्यक्ति के जहन में और लब पर अंकित हो गई, मुद्रित हो गई, वो जो उनकी नज़्म है कि अज आखां वारस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल, अज उस किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फोल, और एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीयां रोंदियां तैनू वारस शाह नूं कहन। लंबी नज़्म है। उसके बारे में इतना ज़रूर उल्लेख कर दूं कि अमृता जी ने, यद्यपि उनकी जो बाद में पुस्तक उनके संस्मरणों की छपी रसीदी टिकट, उसमें कुछ प्रसंग को अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया। क्यों किया गया मैं इस बारे में चर्चा में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो कुछ उन्होंने बताया था कि जब मैं बदहवासी के आलम में, जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ से छोड़ना पड़ेगा लाहौर, तो मेरे लिए वो क्षण जो है, वो लम्हा, वो बहुत ही पीड़ादायी था कि मैं लाहौर के बिना कैसे जीवित रहूँगी, कैसे ज़िंदा रहूँगी, ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी। लेकिन एक बार अपने मकान की पहली मंजिल से जब खिड़की से मैंने बाहर चीखों की आवाज़ सुनी और मैंने बाहर देखा कि बहुत सारे उपद्रवी लोग एक महिला को सरेआम जलील कर रहे हैं, और उसके साथ इतनी अभद्र बर्ताव जो है मेरे सामने सरेआम जब मैंने अपनी आंखों से देखा, तो उस वक्त मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अभी ऐसे शहर में, ऐसे माहौल में कैसे ज़िंदा रहूँगी। और मैंने तत्काल जाने का, लाहौर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। और मैं हड़बड़ाहट में मैंने किसी को फ़ोन भी किया, अपने किसी प्रशंसक को, कि मुझे यहाँ से निकालो। और उसका सहारा लेकर मैं रेलवे स्टेशन तक पहुँच गई और उस रेल में भी जाकर बैठ गई। कांपते हुए मेरे पाँव भी कांप रहे थे, मेरी टांगें कांप रही थी, और उस वक्त मेरे जहन पर एक दहशत जो है वो पूरी तरह सवार थी कि ये लाहौर मुझसे छूट गया है, और मैं किसी भी तरह से अगर अपने दिल्ली के लिए जो ट्रेन, जो रेल जा रही है, उस रेल में अगर किसी तरह सवार हो सकूं तो मैं इस माहौल से मुक्ति पा लूँगी। और बड़े धक्कम पेल के बीच उन्होंने अपनी लिए जगह बना ली। कुछ लोगों ने भी देखा कि एक महिला है, जो भारत जा रहे थे लोग, उनके मन में भी एक अमृता महिला, जब उनको पता चला कि अमृता प्रीतम है, तो बड़े सम्मान के साथ उन्होंने धक्का मुक्की के बीच भी उनको सम्मानजनक स्थान पर बैठा दिया। अब अमृता के मन में उस वक्त जो वलवले थे, जो एक प्रकार से परिवेश के बारे में, उस माहौल के बारे में जो विद्रोह पनप रहा था, वो उसको व्यक्त करना चाहती थी। और व्यक्त करने के लिए ना उनके पास कागज़ था, ना कोई पेन था, कोई भी साधन नहीं था। उन्होंने रेल के डिब्बे में बैठे बैठे कोने में नज़र दौड़ाई तो एक कागज़ का टुकड़ा मिल गया। फिर एक यात्री से पूछा कि तुम्हारे पास कोई कलम या पेन है, और पेन मांग कर उन्होंने इस कागज़ के टुकड़े पर ये नज़्म लिखी थी, आज आखां वारस शाह नूं कि तो कबरां विचों बोल। इस घटना का जिक्र उनकी जो आत्मकथा है उसमें अलग ढंग से होता है, लेकिन अब इस बात को ज़्यादा खींचना व्यर्थ है। लेकिन बहरहाल नज़्म उन्होंने लिखी, और वो नज़्म आज भी
जो अटारी का जो रेलवे स्टेशन तो नहीं मैं कहता, लेकिन वाघा बॉर्डर जाने के लिए जो बरामदा क्रॉस करना पड़ता है, उस बरामदे में एक तरफ कोडक कैमरे द्वारा खींचे गए चित्र हैं, जहां लोग उधर से इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, बदहवासी के आलम में अपना सामान गठड़ियाँ उठाए हुए। और दूसरी तरफ ये था कि अमृता की नज़्म एक शिलालेख पर वहाँ पर अंकित आपको दिखाई देगी, अजाखा वारस्यानु कि तो कब्रा मिचों बोल। तो ये नज़्म एक प्रकार से अमर हो गई है। भारतीय उपमहाद्वीप का एक शोक गीत, एक लोकगीत भी है और शोक गीत भी है, तो उस ढंग से ये आज भी लोकप्रिय है। और अमृता जी ने जब सारी दास्तान सुनाई तो उस वक्त आंखें गीली हो गई। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने इनके जो आवाज़ था उसके कुछ चित्र भी लिए। पुरानी ढंग का कैमरा था, चित्र साफ नहीं आए थे, और बहरहाल लिए, प्रयास किया कि अमृता जी का आदेश, मेरे लिए उनका कोई भी वचन वो आदेश हुआ करता था उन दिनों में, और लिए उनके आदेश से चित्र भी खींचे। और सामने एक दुकान थी पान वाली, उसके पास गया, भाई मैं ये सामने अमृता जी का फ़ोटो ले रहा हूँ, तो तुम्हारे पास कोई संस्मरण है अमृता जी के बारे में? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो नहीं था, मेरे अब्बा जी उन दिनों बैठा करते थे जब अमृता जी यहाँ पर थी, और अब्बा जी ने जो कुछ बताया मैं आपको बता देता हूँ कि साहिर साहब हर रोज़ बिना किसी प्रकार का व्यवधान नागा डाले हुए वो वहाँ पर आया करते थे इस दुकान पर, और उस दुकान से एक पैकेट खरीदते थे, सिगरेट का पैकेट लेते थे, और सिगरेट का पैकेट लेकर सिगरेट की एक ही दिया सलाई से सिगरेट सुलगा कर उसके बाद तब तक वहाँ खड़े रहते जब तक सामने की खिड़की नहीं खुलती और सामने की खिड़की से अमृता का चेहरा उन्हें दिखाई नहीं देता। और जब चेहरा दिखाई दे जाता तो उसके बाद सिगरेट को पाँव के नीचे मसल कर वहाँ से वापस चल देते। मतलब आदमी के जो प्रेम संबंधों की जो तीव्रता है, इस बात का अनुमान आप सहज भाव से लगा सकते हैं। और वहाँ से जब लौटा तो वहाँ मुझे एक केले वाला मिल गया, वहाँ रेडी खड़ी थी, तो उसने पूछा कि आप उधर से आए हैं? तो मैंने कहा मैं उधर से आया हूँ। तो अमृता जी से मिले हैं? मैं कहा बिल्कुल मिला हूँ, उन्हीं का ये हुक्म था कि मैं यहाँ का चित्र खींचूँ। तो उसने 6 केले उठाए, कहने लगा मेरी तरफ से ये केले ज़रूर उनको भेंट कर देना। मैंने समझाया भी कि केले कब तक रहेंगे सफ़र में। कहता नहीं, आप 1-2 केले खा लेना, लेकिन बाकी अमृता जी को मेरी तरफ से भी कहिएगा कि एक उनका जो प्रशंसक है, जो पागलपन की हद तक उनका प्रशंसक है, वो उनके लिए ये छोटा सा एक तोहफ़ा जो है वो भेज रहा है। तो मित्रों, ये ऐसी अनेक दास्तानें विभाजन के उस अवधि पर आधारित हैं, अंकित हैं, जिन्हें आज भी याद करते हैं तो एक मन में एक अजीब तरह की प्रतिक्रिया होती है ऐसे संबंधों के बारे में, जिनमें ये भी था कि साहिर ये नहीं चाहता था कि वो बाकायदा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाए। अमृता ने भी उसको कभी इशारे से बुलाया नहीं, उन दिनों तक की बात है, बाद में तो मिलते रहे लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कैसा मुक़द्दस एक इश्क था कि वो सिर्फ़ उसकी शक्ल देखने के बाद साहिर अपना सिगरेट बुझाकर चल देता था। शुक्रिया दोस्तों।